जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। दिल्ली के दंगल में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों को उतार दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रचार की कमान संभाल ली है और इसी कड़ी में सीएम धामी ने दिल्ली कैंट और साथ ही पालम में रोड कर चुनावी प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने जनता से वोट की अपील भी की। भव्य रोड शो की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से कार्यकर्ता और तमाम लोग मौजूद रहे, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी, निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प होगा। लोगों को बड़े बड़े आश्वासन, बड़े बड़े उन्होंने जो है सब विभाग दिखाई गई है। इस बार यहाँ पर जो है डबल इंजन की सरकार बनने वाली है और पूरी दिल्ली में भाजपा की ऐतिहासिक विजय होने वाली है। लोगों को ठगने का काम किया है, कहा कि हम अस्पताल बनाएंगे, अस्पताल में बनाए, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लोगों को ठगा, शराब घोटाले में जेल में गए, अपना शीश महल बनवाते रहे, लोगों को अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा है, अच्छी जो है सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पूरे देश के अंदर आज प्रधानमंत्री आवास योजना में अनेक घर मिल रहे हैं लोगों को, 4 करोड़ से भी अधिक लोगों को आज मकान मिल चुके हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर ये योजना इसलिए प्रभावी नहीं हो पाई क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने न यहाँ आयुष्मान योजना लागू होने दी, न अनेक योजनाएं आज यमुना जो उत्तराखंड से निकलती है यहाँ किस प्रकार से दूषित हो रही है। वहाँ पीने की बात तो छोड़िए, वो जो है नहाने के काम की भी नहीं है। तो निश्चित रूप से दिल्ली के लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और इन्होंने 10 साल के दुशासन के बाद और डबल इंजन सरकारों को जिस प्रकार से लोग बार बार सरकारों में आने का मौका दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं डबल इंजन की सरकारें आज लोगों के दिल में जो है एक विश्वास पैदा कर रही है। मोदी जी की सरकार जो है जो देश के अंदर काम कर रही है वो दिल्ली के अंदर भी होगा, इसलिए इस बार डबल इंजन लगेगा, भाजपा जीतेगी। यहाँ से हमारे भुवन सिंह तंवर जी बहुत हमारे युवा हैं और बड़ा इनका यहाँ लोगों में बड़ी लोकप्रियता है, आज मैंने देखा है और ये भारी मतों से जीते। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे गणतंत्र दिवस की, जहां पर परेड में झांकियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 31 तरह की बेहद ही खूबसूरत झांकियां दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। वहीं बात करें उत्तराखंड की झांकी के बारे में, तो इस बार की झांकी पिछले बार की झांकी से बेहद ही अलग होने वाली है। झांकी की थीम सांस्कृतिक विरासत और साथ ही साहसिक खेल रखी गई है। वहीं उत्तराखंड की झांकी में प्रसिद्ध ऐपन कला को भी दर्शाया गया है। ये झांकी देवभूमि उत्तराखंड की झांकी है। देवों की भूमि जिस प्रदेश को कहा जाता है वो उत्तराखंड प्रदेश है और उत्तराखंड की संस्कृति, विरासत और विकास को दिखाने की कोशिश इस सुंदर झांकी के जरिए किया गया है। आपको ये बता दें कि सबसे पहले आपको इसका मॉडल दिखाते हैं कि ये पूरी झांकी किस तरह की दिखने वाली है। आपको बता दें कि ये उत्तराखंड की झांकी का मॉडल तैयार किया गया है। ये उत्तराखंड की झांकी है जिसमें आपको हथकरघा, हाथ से होती कढ़ाई नजर आएगी और जो अन्य तमाम उत्तराखंड चूंकि देवभूमि है, पर्यटन के लिहाज से बहुत कुछ वहां पर मौजूद है। पर्यटन की दृष्टि से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सुंदरता जो प्राकृतिक सुंदरता है उसे दिखाने की कोशिश की गई है और यही इस झांकी का जो वो रूप है जो कर्तव्य पथ परेड पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको बता दें कि ये झांकी आपको रिपब्लिक डे की परेड में देखने के लिए मिलेगी और इस तरह से जो लोक नृत्य है, स्थानीय नृत्य है, उसे भी झांकी पर दिखाने का प्रयास किया गया है। यानी विरासत से विकास, किस तरह प्रदेश की संस्कृति है, समृद्ध विरासत है, उसे दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इसके अलावा झांकी के इस हिस्से में आपको जो तमाम माउंटेनर्स हैं, पर्वतारोही हैं, उनकी मूर्ति यहाँ पर तैयार की गई है। ये रोबोटिक मूर्तियां हैं जिसमें आपको मूवमेंट भी, परिवर्तन होता भी नजर आएगा। तो इस तरह से उत्तराखंड की झांकी को तैयार किया गया है। उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति को दिखाने की कोशिश की गई है, जहाँ पर अलग अलग चीजों से लेकर जो लोक नृत्य है उसे भी सुंदरता से प्रदर्शित किया गया है और इस तरह उत्तराखंड की झांकी का भी चयन इस बार हुआ है जो कर्तव्य पथ परेड पर देखने को मिलेगी। तो उधर हरिद्वार में एक बार फिर से कॉरिडोर मामले पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने हरिद्वार में कॉरिडोर बनाने को लेकर बीजेपी और सीएम धामी पर जमकर निशाना साधा है। सीएम साहब उन्हीं की तो नहीं आई हैं जिन्होंने 15 लाख देने का वायदा करा था।
ये मुद्दा भी ऐसा ही है कि कई दफ़े ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है। एक हमारे रमेश जी हैं, उन्होंने पूछा मीनाक्षी सुनन से, वो टेप हमारे पास मौजूद है, वो कह रहे थे प्रधानमंत्री जी 28 तारीख को उनके सामने रखी जाएगी तब तय होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने अकेले तय कर लिया प्रधानमंत्री जी के बिना, और यहाँ पे क्या कह गए बनारस और अयोध्या की तरह बनेगा। बनारस और अयोध्या की तरफ तो जो हुआ वो आपसे तो छुपा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं, मुद्दा भी हम जिन मुद्दों को हमने उठाया, चाहे वो कॉरिडोर का हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, चाहे वो महिला हॉस्पिटल का हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार के पास उन मुद्दों जो हमने मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब नहीं है। अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि यहाँ कॉरिडोर बनेगा बिना तोड़ फोड़ के, तो हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं विनम्रता से कि वो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी उन्होंने विकसित की है जो कि बिना तोड़ फोड़ के वो कॉरिडोर बनाएंगे, जबकि उन्होंने खुद कहा है कि अयोध्या और काशी की तर्ज पे यहाँ कॉरिडोर बनेगा और पोर्ट टैक्सी भी चलेगी। सीएम एक तरफ कहते हैं कि अयोध्या और काशी की तर्ज पे बनेगा। अयोध्या और काशी में तो हमने विध्वंस देखा है। हरिद्वार का व्यापारी उससे डरा हुआ है। हरिद्वार का व्यापारी मानसिक रूप से परेशान हो चुका है। 1 साल से लोग बहुत भयभीत हैं, और जो आक्रोश व्यापारियों का था और जो व्यापारियों की पीड़ा है उसको देखते हुए इंटेलिजेंस की जब खबर गई कि हरिद्वार में कांग्रेस जीतने जा रही है, हरिद्वार में कांग्रेस का बहुमत से बोर्ड आने जा रहा है, तब मुख्यमंत्री के कान खुले। और आज मुख्यमंत्री का बयान मात्र कालनेमी की तरह हरिद्वार की जनता को छलने वाला बयान है। उधर हल्द्वानी में रन फॉर नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हरी झंडी दिखाकर इस रन को आयोजन को समारोह को आगे बढ़ाया। बता दें कि राष्ट्रीय खेलों में आम जनता की सहभागीदारी बढ़ाने और राष्ट्रीय खेलों को भव्य बनाने को लेकर इस रन फॉर नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था। यहाँ पे है 38वें नेशनल गेम्स में आज ये एक रनिंग का प्रोग्राम था, बेसिकली रन फॉर नेशनल गेम्स, और इसमें छोटे बच्चों ने और बहुत से एथलीट्स ने प्रतिभाग किया और अच्छा प्रचार प्रसार नेशनल गेम्स का हो रहा है। अच्छा काम यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोग इसका हिस्सा बने, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। थैंक यू सो मच। तो वहीं प्रदेश में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी की नियमावली को मंजूरी दिए जाने के बाद मुस्लिम स्कॉलर्स को मिली जुली प्रकृति भी सामने आ रही है। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स का कहना है कि यूसीसी आने से एक समय कानून लागू हो जाएगा जो विकास की दृष्टि से काफी सहायक होगा। वहीं कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि यूसीसी इस तरह से प्रदेश में लागू नहीं किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने सामान्य नागरिक संहिता के लागू करने का खाका मुकम्मल तरीके से तैयार कर लिया है, मगर उसमें संविधान की जो शर्तें हैं और जो संविधान ने कहा कि राय आमा हमवार की जाएगी और सबकी राय लेने के बाद यूसीसी लागू किया जाएगा, इस पर जो रंजना कमेटी बनाई गई, हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज मोहतरमा की निगरानी में यह कमेटी बनी, तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान तो किया कि हम इस तरीके से प्रक्रिया अपना रहे हैं, मगर उन्होंने जितने भी तबकात यानी समुदाय समाज के लोग, मजहब के मानने वाले मुसलमान, सिख, बुद्धिस्ट, जैनी, शेड्यूल कबाइल, ट्राइब्स, इन लोगों से राय मशवरा उन्होंने नहीं लिया और ये यूसीसी यकतरफा लागू किया जा रहा है और इससे कोई विकास होने वाला नहीं है, बल्कि ये समाज को जोड़ने के बजाय समाज को तोड़ने वाला ये यूसीसी बिल है। इस पर गवर्नमेंट को दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए, नजरसानी करना। इम्प्लीमेंट करने के बाद धामी सरकार कर रही है, मैं समझता हूं कि उसमें जितनी भी चीजें हैं अगर देखा जाए तो उसमें से कहीं भी समानता नहीं दिख रही उस कानून में। आप ये देखिए कि उसमें आदिवासियों को उन्होंने अलग कर दिया और जो बहुत सारे लोग थे उनको अलग कर दिया, लेकिन जो कम्युनिटी आप देखिए कि तलाक की बात, निकाह की बात, विरासत की बात, बच्चे की गोद लेने की बात कही गई है, लेकिन चूंकि वहां मुसलमान भी रहते हैं और इद्दत खत्म करने की बात कह दी गई, तो इस्लाम में इद्दत पाई जाती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह के कानून से जो पारित हुआ है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं और इस मुल्क में बहुत सारी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, उनकी अपनी शादी ब्याह की रस्म रिवायत ट्रेडिशंस अलग अलग है, तो उसको यूनिफॉर्मिटी कैसे ले आई जा सकती है। लिहाजा लॉ कमीशन का इंतजार करना चाहिए। लॉ कमीशन ने बहुत सारी चीजों से लोगों को माना, रिपोर्ट मांगी कि क्या होना चाहिए, लेकिन लॉ कमीशन ने अभी तक कोई बात कही नहीं है। लिहाजा लॉ कमीशन का इंतजार करे धामी सरकार। उत्तराखंड सरकार ने जो कॉमन सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है,
और ये अब लागू हो जाएगा उत्तराखंड में। तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत आभार है, बधाई है। क्योंकि देखिए जिस तरह से लोगों ने अपने अपनी मनमर्जी से एक विशेष कानून बना करके उन अधिकारों का हनन किया, एक जो निचले तबके को जो परेशानी हुई और उनके साथ में जुल्म ज्यादतियां हुई, वो अब एक समानता की धारा में आएंगे और उन्हें इंसाफ मिलेगा। इस बिल का खैर मकदम किया जाता है, ये तो बहुत पहले से ही होने की जरूरत थी और पूरे देश में होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। इम्प्लीमेंट करने यूसीसी की पूरी टाइमलाइन आपको बता दें कि जिस तरह से 27 मई 2022 को ये तैयार हुआ, समिति ने 2 फरवरी 2024 को रिपोर्ट सौंपी और वहीं 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पास किया गया। इसके बाद 12 मार्च 2024 को यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिली और इसके बाद 18 अक्टूबर 2024 को रूल्स मेकिंग एंड एलिमिनेशन कमेटी ने इसे पास किया। तो वहीं 20 जनवरी 2025 को धामी मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी नियमावली को मंजूरी दी गई। शादी, तलाक, उत्तराधिकारी संपत्ति में महिलाओं की शक्तियों को ये समान अधिकार देगा। यूसीसी के बाद क्या बदलाव होगा, ऐसे मामलों में कानूनी सुरक्षा भी दी जाएगी। तो वहीं नगर निकाय चुनाव के लिए कल शाम शांतिपूर्वक मतदान हो गए हैं और वहीं इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम वोटिंग लिस्ट से नाम गायब होने की खबर भी सामने आई है। दरअसल हरीश रावत ने धामी सरकार पर उनका नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने पर आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत मतदान को लेकर कितने जागरूक है, इसका पता इस बात से चलता है कि वो मतदान के दिन अपने मत को ढूंढने निकले हैं। वोट डाला था वहां तो नाम मिल नहीं रहा है, जो आप ढूंढवा रहे हैं। देखिए कहाँ इलेक्शन कमीशन के लोग कह रहे हैं रुके रुके देखते हैं, तो जहां होगा। और खैर बहरहाल मैं किसी को दोष देने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं। एक नागरिक के तौर पर, सजग नागरिक के तौर पर मुझे भी सचेत रहना चाहिए था, जबकि भाजपा जो है नाम जोड़ने और काटने का खेल करती है। देखिए हरीश रावत जी मतदान के प्रति कितने जागरूक है, इसका पता इस बात से लगता है कि आज मतदान के दिन अपना मत को ढूंढने निकले। शायद हरीश रावत जी को पता ही नहीं कि मतदाता हैं कहाँ के। कभी हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं, कभी उधमसिंह नगर से लड़ते हैं, कभी अल्मोड़ा से लड़ते हैं। तो व्यक्ति को यही नहीं पता वो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है कि नगरीय क्षेत्र का मतदाता है। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का चुनाव के दिन जब हार दिखने लगती है तो आरोप के लिए कुछ रास्ते ढूंढे जाते हैं और देहरादून के मतदान ढूंढना इसके पीछे का उनका एक यही लक्ष्य है। तो मैं कह सकता हूं कि जागरूक मतदाता बने, मतदान से पहले अपने मतदान को श्योरिटी को देखें और तब मतदान करें। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता हूँ, मेरा मतदान ग्रामीण क्षेत्र में है, तो इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मतदान नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार की स्थितियां निर्माण कर केवल और केवल दिखावटी नाटक करना ही कांग्रेस के कम से कम इतने वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। तो उधर हल्द्वानी में बूथ नंबर 155 पर वोटरों में भारी गुस्सा देखने को मिला। मतदान करने आए लोगों ने बताया कि मतदान के लिए केवल एक ही कमरा था, जिसकी वजह से मतदान काफी धीमा रहा। लोग सुबह से कतार में खड़े थे, कुछ लोग तो बिना वोट दिए ही वापस चले गए। आइए जानते हैं और बताते हैं आपको लोगों ने क्या कुछ कहा। अब देखिए मेरा मानना यह है यहाँ पे व्यवस्था फेल है। क्योंकि एक ही रूम ओपन हुआ है। आपको पता होना चाहिए 1-2 दिन पहले ही पूरी मतदान सूची आ जाती है कि इस वार्ड में कितने लोग हैं, उस अकॉर्डिंग आपने रूम ओपन करवाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही रूम ओपन है, उसी चक्कर से यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है और जितने भी मतदाता हैं सब गुस्साए हुए हैं, क्योंकि कई लोग अपना काम छोड़ के आए हैं, कई लोग अपना घर छोड़ के आए हैं, कई लोग अपने बच्चे छोड़ के आए हैं। तो उन चीज़ों को कौन देखेगा। दूसरी बात, हर कोई आ रहा है मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, सुबह 10 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे से आके यहाँ पे खड़ा है, उन्हें लगा लीजिए पानी की प्यास नहीं लगती क्या। पानी किसी के लिए नहीं दिया गया यहाँ पे। 10 बजे से खड़े हैं और यहाँ पे एक तो बूथ का प्रॉब्लम है, क्योंकि लेडीज का अलग है और जेंट्स का इन्होंने जैसे डिपार्टमेंट बना रखे हैं, या फिर आपके पास ना जगह नहीं होती, जगह अवेलेबल है वहाँ ताले लगा रखे हैं, या आप एक बूथ बनाते और दूसरा बूथ हाँ जेंट्स के लिए उधर बनाते, या अंदर वाले के लिए आप इतनी वो रखते हैं कि उनकी स्पीड रिकवरी आप देखते ना, स्पीड आप देखो, एक ठप्पा लगा रहा है, दूसरा फोल्ड कर रहा है, फोल्ड करने में इतना टाइम थोड़ी ना लगता है जितना वो अंदर वाले टाइम ले रहे हैं। अब ये जेंट्स कितने लोग तो वापस चले गए हैं बिना वोट के। वार्ड नंबर 36 का इलेक्शन होना, जमरानी कॉलोनी में सिंगल बूथ है। आप देख लीजिए चारों तरफ देखिए, सुबह से करीब 10-11 बजे से औरतें बैठी हुई यहाँ पे और खड़े होकर लोग थक गए हैं। तो आप वीडियोग्राफी करिए,
यहाँ करीब 200-250 लोग अभी खड़े हैं, वोट देने के लाइन में लगे हुए हैं और अभी सिर्फ मात्र एक कमरा है और उसमें एक टेबल लगी हुई है। तो उधर हल्द्वानी में भी वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 24 के अलावा कई अन्य वार्डों में भी इस तरह की शिकायत देखने को मिली। तो मतदाताओं ने आरोप लगाया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है, इस वजह से वे बिना वोट डाले ही वापस घर चल पड़े। तो वहीं हरिद्वार के वार्ड नंबर 10 के पोलिंग बूथ के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक वोटरों ने हंगामा भी किया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी करते नजर आए। हंगामा कर रहे लोगों का कहना था कि इस वार्ड में कई लोगों के वोट काटे गए हैं। बात करें उत्तराखंड में इन दिनों अगले बजट की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन उससे पहले इस वित्तीय वर्ष के बजट खर्च को लेकर के वित्त विभाग अपनी तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, वित्त विभाग सभी विभागों के बजट खर्च परफॉर्मेंस की जांच भी कर रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसी भी राज्य में विकास का पैरामीटर उस राज्य की ओर से पूंजीगत विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया जाने वाला एक्सपेंडिचर, बजट खर्च एक बड़ा मानक होता है। उत्तराखंड में लगातार वित्त विभाग पूंजीगत विकास में बजट खर्च को लेकर विभागों पर जोर दे रहा है। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश सरकार ने 89,230 करोड़ का बजट विधानसभा में पास किया था। अब तक की सरकार के खर्च पर बात की जाए तो अब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार के 52 डिपार्टमेंट ने प्रस्तावित 15,854 करोड़ में से 6,217 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, जो कि प्रस्तावित बजट का लगभग 41.85% है। बता दें ये आंकड़े 1 अप्रैल 2024 से 7 जनवरी 2025 तक के हैं। उत्तराखंड सरकार के बजट पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो सरकार के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिन पर नवनिर्माण और विकास कार्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में सरकार के हैवीवेट बजट यानी 500 करोड़ से ज्यादा का प्रस्तावित बजट रखने वाले विभागों की बात की जाए तो वो इस तरह हैं। ग्रामीण विकास विभाग, प्रस्तावित बजट 1,632 करोड़। लोक निर्माण विभाग, प्रस्तावित बजट 1,440 करोड़। सिंचाई विभाग, प्रस्तावित बजट 1,380 करोड़। ऊर्जा विभाग, प्रस्तावित बजट 1,281 करोड़। शहरी विकास, प्रस्तावित बजट 774 करोड़। खाद्य आपूर्ति विभाग, प्रस्तावित बजट 613 करोड़। आपदा प्रबंधन विभाग, प्रस्तावित बजट 596 करोड़। पेयजल निगम, प्रस्तावित बजट 572 करोड़। अपने प्रस्तावित बजट में से अधिक बजट को रिलीज कराकर और उसे खर्च करना यह माना जाता है कि वह कार्य पूरे हो गए हैं और बजट खर्च हुआ है, यानी विकास कार्य किए गए हैं। ऐसे में अगर सबसे ज्यादा बजट रखने वाले विभागों में बजट खर्च के मामले में सबसे अच्छा काम करने वाले विभागों की बात करें तो वो इस तरह है। बजट खर्च में टॉप 5 परफॉर्मर। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने 62.84% बजट खर्च किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 98.51% बजट खर्च किया। शहरी विकास विभाग ने 64.48% बजट खर्च किया। कृषि विभाग ने 64.12% बजट खर्च किया। खेल विभाग ने 92.40% बजट खर्च किया। बजट खर्च करने के मामले में आपदा प्रबंधन विभाग सबसे ज्यादा फिसड्डी साबित हुआ है। उसके बाद पर्यटन विभाग भी कम बजट खर्च कर सका है। वहीं वन और ऊर्जा निगम ने भी कम बजट खर्च किया है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग भी बजट खर्च करने के मामले में काफी लो परफॉर्मर है। आपदा प्रबंधन विभाग, जिसका प्रस्तावित बजट 596 करोड़ का है, लेकिन केवल 29% खर्च हुआ है। पर्यटन विभाग का प्रस्तावित बजट 259 करोड़ रुपए का है। विभाग ने केवल 30% खर्च किया है। वन विभाग भी बजट खर्च के मामले में पीछे है। 129 करोड़ के बजट में से फॉरेस्ट विभाग ने केवल 30% ही खर्च किया है। राज्य के पावर सेक्टर में भी प्रस्तावित बजट 1,281 करोड़ का है।
लेकिन अभी तक केवल 40% ही खर्च किया गया है। समाज कल्याण विभाग का भी 158 करोड़ का बजट है, जिसमें से केवल 26% खर्च हुआ है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए वित्त सचिव दिलीप रावलकर ने बताया कि इन दिनों आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। दिसंबर एंड हमारा हो गया है, मतलब क्वार्टर 3 खत्म हो गया है हमारे फाइनेंशियल ईयर का, और इस दौरान जो हमारी व्यय की जो स्थिति दिख रही है वो पिछले गत वर्ष से काफ़ी अच्छी है। उसमें राजस्व में हम लोगों का जो राजस्व बेसिकली वो व्यय होता है जिसमें आपको सर्विसेज के लिए पे करते हैं, जैसे आपकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है और मेंटेनेंस के एसेट्स वगैरह है, इसमें आप जो भुगतान करते हैं उसमें लगभग आपका 33,000 करोड़ से अधिक धनराशि व्यय हो चुकी है। और जो कैपिटल व्यय जिसके चलते हम लोग विविध एसेट्स बनाते हैं, निर्माण करते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण व्यय होता है राज्य सरकार का, क्योंकि उसमें दीर्घकालीन योजनाएं बनती है। उसमें हम लोगों का 5,900 करोड़ से अधिक का व्यय हुआ है। तो कुल मिला के हम लोगों का 39,000 करोड़ से अधिक का व्यय अभी आज की डेट में हुआ है। और ये हमारी पिछली इसकी तुलना करें तो लगभग हम लोगों का ये 7-8% जो है अधिक है उससे। तो हमारे एक्सपेंडिचर के लिए अभी हम लोगों के पास और एक क्वार्टर बचा हुआ है और एक तिमाही बची हुई है। तो वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस वित्तीय वर्ष में बजट खर्च को लेकर सभी विभागों की समीक्षा की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि कौन सा विभाग अपने बजट खर्च के परफॉर्मेंस में अच्छा कर रहा है। तो वहीं जो विभाग अपना कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट अच्छे से खर्च नहीं कर रहा, उसकी आगामी आने वाले बजट में कटौती की जाएगी। देखिए, लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं और जिन विभागों का खर्चा कम हुआ है उनको हम लगातार बोलते भी रहते हैं, चाहे हमारे अधिकारीगणों बीच बीच में मैंने भी बैठ के ली है, समीक्षा की है। और ये बात ठीक है कि कुछ विभाग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी ठीक है कुछ विभाग अभी भी उसमें उस जो अपेक्षाकृत बजट खर्च नहीं कर पाए हैं। तो उसमें हमने एक बात और भी कही है, जो विभाग इस प्रकार के होंगे तो आने वाले बजट में उनको उस प्रकार से फिर कंसिडर भी किया जाएगा। यानी यदि वो खर्चा कम कर पा रहे हैं तो फिर अगले बजट में उनको कटौती होगी, यानी उनको जो वो चाहेंगे, जिस प्रकार से उनकी अपेक्षाएं हैं बजट के लिए, तो फिर उस पर हम लोग भी विचार करते हैं। ये बार पिछली बार भी मैंने किया था और इस बार भी हम उसी प्रकार से काम करेंगे। वित्त मंत्री और वित्त सचिव के अनुसार आगामी बजट में विभागों का बजट परफॉर्मेंस का काफी हद तक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो अब देखना होगा कि आगामी बजट वित्त विभाग कैसे तय करता है। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी। नमस्कार।